नमस्कार मित्रों, मैं महाराज कुमार गुप्ता आप सभी का अपना YouTube चैनल दक्ष म्यूजिक क्लासेस में मित्रों आपको स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी टीआरई 4.0 का मित्रों एग्जाम बहुत जल्द होगा। तो मित्रों, हम लोग को फॉर्म भराने के बाद आपको समय मिलने वाला नहीं है, इसलिए स्टार्ट 3 या बीपीएससी टीआरई 4.0 की मित्रों तैयारी कर रहे हैं। म्यूजिक के क्षेत्र में मित्रों अपना जीवन उज्जवल और जैसे अच्छे जीवन यापन करना चाहते हैं तो साथियों यह चैनल आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। मित्रों, बताते चलें कि इस चैनल पर प्रतिदिन रात्रि 8 बजे म्यूजिक के क्लास लिए जाते हैं, अतः प्रतिदिन क्लास को जरूर ज्वाइन करें। इस नंबर के माध्यम से मित्रों आप हमसे कांटेक्ट कर करके ऑनलाइन कोर्स को आप जरूर परचेज कर लें। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, वक्र का अर्थ है। वक्र का अर्थ क्या है? सीधा, उल्टा, आधा, उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों बताते चलें कि सभी प्रश्नों का आंसर आप कमेंट्स में जरूर आंसर दिया कीजिए। जिस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में देने के लिए सीख जाइएगा, गलती से डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो वक्र का अर्थ मित्रों होता है घुमावदार, घुमावदार, ठीक है। तो मतलब इसके अनुसार आंसर हो जाए उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है, इसका आंसर है ई नंबर लिख दे रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न साथियों कि राग के स्वरों को विलंबित लय में विस्तार करने को क्या कहते हैं? राग के स्वर को विलंबित लय में विस्तार करने को क्या कहते हैं? ए में आपका तान है, बी में संवादी है, सी में आलाप है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों बताते चलें राग के स्वरों को विलंबित लय में विस्तार करने को क्या कहते हैं? तो 3 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा मित्रों, उसे हम लोग आलाप कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ठीक है। अगले प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिएगा। पखावजवाद स्वामी पागलदास का पूरा नाम क्या है? मित्रों बहुत बार एग्जाम में यह प्रश्न पूछ चुका है कि पखावजवादक स्वामी पागलदास का पूरा नाम क्या है? ए में आपका हरिदास है, बी में रामशंकर दास है, सी में तानसेन है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों बताते चलें कि 4 नंबर प्रश्न मित्रों आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है तथा एग्जाम के लिए तो मत कहिए। बहुत बार साथियों यह प्रश्न आपके एग्जाम्स में पूछा हुआ है कि पखावज वादक स्वामी पागलदास का पूरा नाम क्या है? तो मित्रों बताते चलें कि पागलदास का पूरा नाम, इनका क्वेश्चन में आंसर आपका छुपा हुआ है, तो इनका है रामशंकर दास। दास की तुलना दास से कर दीजिए। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, ठीक है। अगला प्रश्न साथियों कि कहारवा ताल में कितनी ताली होती है? फट से मित्रों बताइए, कहारवा ताल में कितनी ताली होती है? 1, 4, 6, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि कहारवा ताल में कितनी ताली होती है? मित्रों बताते चले कि 5 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा कहारवा ताल में मित्रों कुल 1 ताली होती है। ऑप्शन नंबर एपल हमारा सही है। ठीक है। मिंड के लिए पाश्चात्य संगीत में नाम है। मिंड के लिए पाश्चात्य संगीत में नाम है, मतलब मिंड के लिए पाश्चात्य संगीत में मित्रों किस नाम से संबोधित किया जाता है? ए में रेस्ट है, बी में असलर है, सी में पांज है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फटाफट कमेंट्स में आंसर दीजिए, ठीक है, कि मिंड के लिए पाश्चात्य संगीत में क्या नाम है? तो 6 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों आपका हो जाएगा असलर। असलर कहने का मतलब है कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? सही है। साथियों एक चीज आपसे अनुरोध है कि यदि इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मित्रों एक दूसरे को जीवन में सपोर्ट कीजिए, आपको ऑटोमेटिक जैसे सफलता आगे की ओर मिलता रहेगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपका है तानपुरा का तुम्बा किससे बना होता है? अब यदि यह प्रश्न का आंसर आपको हम ही को बताना पड़े तो बहुत दुख होगा अंदर से कि तानपुरा का तुम्बा किससे बना होता है। ए में आपका लकड़ी है, बी में कद्दू है, सी में जायफल है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों बताइए कि तानपुरा का तुम्बा किससे बना होता है? तो 7 नंबर प्रश्न का आंसर साथियों हो जाएगा तानपुरा का जो मित्रों तुम्बा बना होता है
वो आपको कद्दू का बना होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, सही है। ठीक है, अगले प्रश्न पर साथियों ध्यान दीजिएगा। सप्ताध्यायी किसे कहा जाता है? ए में आपका विदेशी को, बी में संगीत रत्नाकर को, सी में नाट्य शास्त्र को, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों बताइए कि सप्ताध्यायी किसे कहा जाता है? तो 8 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपको सप्ताध्यायी मित्रों किसे कहा जाता है, फट से बताइए। तो आपको बताते चले कि सप्ताध्यायी मित्रों नाट्य शास्त्र को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, सही है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है कि अहोबल द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? मित्रों ए में आपका संगीत परिजात है, बी में संगीत रत्नाकर है, सी में आपका नाट्य शास्त्र, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि अहोबल द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? तो मित्रों 9 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा अहोबल द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम मित्रों है आपका संगीत परिजात, नहीं संगीत परिजात। एप्पल आंसर हमारा क्या है, सही है। साथियों सभी प्रश्न बहुत ही कठिन परिश्रम से ऑब्जर्व किए जाते हैं, अतः आप सभी प्रश्नों का कमेंट्स आंसर जरूर दीजिए। ठीक है, ताल जिस स्थान से प्रारंभ होती है उसे क्या कहते हैं? फट से बताइए, ताल जिस स्थान से प्रारंभ होती है उसे क्या कहते हैं? ए में आपका सम है, बी में ग्रह है, सी में अतीत है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्र उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि ताल जिस स्थान से प्रारंभ होती है उसे क्या कहते हैं? तो मित्रों ताल जिस स्थान से प्रारंभ होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? हाँ ठीक है, मैंने कमेंट्स में क्वेश्चन देखते के साथ आप कमेंट्स में आंसर देना शुरू कर दिया कीजिए। ठीक है, ताल जिस स्थान से प्रारंभ होती है उसे मित्रों सम कहते हैं। ऑप्शन नंबर एप्पल हमारा क्या है, सही है। नहीं, अगला प्रश्न साथियों, पखावज के कितने वर्ण होते हैं? 15, 18, 16। फट से बताइए पखावज के कितने वर्ण होते हैं? 15, 18, 16 या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फटाफट कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए पखावज के कितने वर्ण होते हैं। तो मित्रों बताते चले कि पखावज के कुल 16 वर्ण होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है सोल्फा स्वरलिपि पद्धति में सा को क्या कहते हैं? सोल्फा स्वरलिपि पद्धति में सा को क्या कहते हैं? ए में आपका रे है, बी में डो है, सी में मी है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्र उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि सोल्फा स्वरलिपि पद्धति में सा को क्या कहते हैं। तो 12 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा। कमेंट्स में देखिए तुरंत आंसर दिया कीजिए, बार बार बता रहे हैं, गलती से डरने की जरूरत नहीं है। तो सोल्फा स्वरलिपि पद्धति में सा को हम लोग डो के नाम से इंडिकेट करते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा मित्रों क्या है, सही है। ठीक है, अगला प्रश्न मित्रों, शुद्ध जातियां कितनी होती है? अब बताइए प्रश्न का आंसर नहीं देते हैं तो दुख होगा कि नहीं होगा अंदर से? इतना ज्यादा इजी प्रश्न एग्जाम में तो हमको नहीं लगता कि आएगा, नहीं, परंतु आ भी जाए यदि आप इसको सही नहीं बनाए तो बताइए कितना अंदर से दुख, जैसे मन दुखित होगा। नहीं, तो शुद्ध जातियां कितनी होती है? 7, 12, 18। डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपको उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों बताते चलें कि सभी मित्रों का आंसर सही आ रहा है, इसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों 7 एकदम सही आंसर सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर एप्पल हमारा क्या है, सही आंसर है। साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। जाति के अंत में प्रयोग होने वाले स्वर हैं। फिर से बताइए कि जाति के अंत में प्रयोग होने वाले स्वर हैं अंश स्वर, ग्रह स्वर, न्यास स्वर, और डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपको उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, क्योंकि मित्रों बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है कि जाति के अंत में प्रयोग होने वाले स्वर को क्या कहते हैं। तो 14 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा न्यास स्वर बोलते हैं, न्यास। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, सही है। साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि पंडित श्रीनिवास द्वारा बीना के तार पर मध्य षड्ज की लंबाई क्या होगी? ए में आपका 24 इंच है, बी में 18 इंच है, सी में 27 इंच है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्र उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों बताइए कि पंडित श्रीनिवास द्वारा बीना के तार पर मध्य षड्ज की लंबाई को क्या होगी। मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए कि जैसे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा।
तो साथियों 15 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त में से कोई है ये नहीं सही आंसर है, मतलब ऑप्शन नंबर ई हमारा क्या है, सही है। ठीक है, अगले प्रश्न पर साथियों ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है ताल किसे कहते हैं, बताइए। ये प्रश्न आपको बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है और आपको कमेंट्स में भी देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि रिपीट होने का चांस बहुत ज्यादा रहता है। ताल किसे कहते हैं, स्वर वर्ण और राग को, श्रुति स्वर और व्यवस्था को, गायन वादन और नृत्य को, या डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि स्वर आखिर किसे कहते हैं। नहीं तो मित्रों स्वर हम किसको बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, जिसमें गायन हो, वादन हो, नृत्य की क्रिया नापने को, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्वर बोलते हैं। गायन को, वादन को, नृत्य को जो नापता है, ठीक है, मापने का काम करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ताल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि प्राचीन काल के विद्वानों के अनुसार सा कौन सी श्रुति पर होती है, फट से बताइए। प्राचीन काल के विद्वानों के अनुसार सा कौन सी श्रुति पर होती है, ए में आपका 5वीं पर, बी में आपका पहली पर, सी में 4थी पर, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए प्राचीन काल के विद्वानों के अनुसार सा कौन सी श्रुति पर होती है। तो 17 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा मित्रों 4थी श्रुति पर। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, सही है। नहीं, ऑप्शन नंबर सी सही है। साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। पंडित सारंग देव ने कितने ग्राम राग माने हैं, ए में आपका 30 है, बी में 20 है, सी में 18 है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि पंडित सारंग देव ने कितने ग्राम राग माने हैं। तो 18 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा कुल 30 ग्राम राग माने हैं। ऑप्शन नंबर एपल हमारा सही है। नहीं, अगला प्रश्न साथियों, उत्तर भारतीय संगीत के कोमल रे के अनुसार दक्षिण संगीत में कौन सा स्वर है, ए में कोमल ग है, बी में शुद्ध ग है, सी में शुद्ध र है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि उत्तर भारतीय संगीत के कोमल रे के अनुसार दक्षिण संगीत में कौन सा स्वर है। 19 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब शुद्ध रे हमारा सही आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न साथियों ध्यान दीजिएगा। समता प्रसाद का उपनाम क्या है, ए में आपका दिल रंग है, बी में सेवक है, सी में शोक रंग है, डी में आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों बताइए समता प्रसाद का उपनाम क्या है। तो 20 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों कमेंट्स में आपको जरूर देना चाहिए कि समता प्रसाद का उपनाम क्या है। साथियों बताते चले कि समता प्रसाद का जो मित्रों उपनाम है, मित्रों बताते चले उपयुक्त में से कोई नहीं, मतलब ऑप्शन नंबर ई हमारा सही आंसर है। ठीक है, अगले प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिएगा कि आधुनिक विद्वानों के अनुसार कोमल ध किस श्रुति पर है। आधुनिक विद्वानों के अनुसार कोमल ध किस श्रुति पर है, ए में आपका 20, बी में 18, सी में 16, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए आधुनिक विद्वानों के अनुसार कोमल ध किस श्रुति पर है। तो नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब 18 श्रुति पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संगीत का मुख्य अंग है। ए में आपका गायन है, बी में नृत्य है, सी में वादन है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संगीत का मुख्य अंग है। तो 22 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों आपका हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, सही है। क्योंकि संगीत के लिए मित्रों जैसे गायन भी जरूरी है, नृत्य भी जरूरी है, वादन भी जरूरी है, परंतु आपको यदि इसी प्रश्न को निम्नलिखित में से कौन सा एक संगीत का मुख्य अंग है, मुख्य अंग मित्रों आपको जो हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा 22 नंबर प्रश्न का आंसर आपको बी होना चाहिए। मुख्य पूछेगा तो सिर्फ नृत्य होगा। एक लिखा ना, एक संगीत का मुख्य अंग, एक लिखल रहेगा, एक ओनली फॉर एक, तो नृत्य सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है,
और यदि खाली दे देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जैसे संगीत का मुख्य अंग है, तब उसमें गायन भी है, नृत्य भी है और वादन भी है। ये आपको साथियों याद रखना है, ठीक है। इसका आंसर क्या है? बी आंसर रियलिटी में सही। एक लिखा हुआ जिसके कारण, ठीक है। एक नहीं रहेगा तब आपको उपयुक्त में से एक से अधिक टिक आउट करना है। अगला प्रश्न हमारा है कि फ्लैट का चिन्ह क्या है? हच है, ए है, बी है या डी में उपयुक्त में से एक से अधिक? ई मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि फ्लैट का चिन्ह इनमें से कौन सा है? तो मित्रों जो बी टाइप का ऐसे बना हुआ रहता है, ठीक है, इसको मित्रों फ्लैट का चिन्ह से मित्रों इंडिकेट करते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? सही है। नहीं, सी क्या है? सही है। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि विष्णु नारायण भारतखंडे जी का जन्म कब हुआ? फट से बताइए कि विष्णु नारायण भारतखंडे जी का जन्म कब हुआ? ए में आपका 10 अगस्त 1860, बी में आपका है 12 अगस्त 1960, सी में साथियों 13 अगस्त 1660, डी में आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों यह प्रश्न आपको स्टेट जो 2023 में हुआ था, उसमें मित्रों यह प्रश्न पूछा हुआ है ठीक है, कि विष्णु नारायण भारतखंडे जी का जन्म कब हुआ था? तो 10 अगस्त 1860 में। एप्पल एकदम सभी हमारे साथियों का आंसर सही। इसी तरह से कबड़ करके एकदम झुंड में आइए, ठीक है, और एकदम मुड़ी हिलाते हुए आंसर देते हुए आगे की ओर बढ़ जाइए। नहीं, गंगा नहाने से ज्यादा अच्छा है, मेरा मानना है कि गंगा नहाने से ज्यादा अच्छा है कि परिश्रम कर करके मेहनत कर करके आगे बढ़ जाइए, सफल हो जाइए, आपका गंगा स्नान हो गया। नहीं, क्योंकि लोग सफलता को देखता है, गंगा स्नान को नहीं देखता है। इनमें से एक विषम मात्रा की ताल है, ठीक है, बताइए फट से इसमें से कौन है जो विषम मात्रा की ताल है? मित्रों दादरा, तीन ताल, रूपक, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में साथियों उपयुक्त में से कोई नहीं फट से बताइए इनमें से एक विषम मात्रा की ताल है। तो मित्रों 25 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। रूपक जो है मित्रों विषम मात्रा की ताल है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? सही है, ठीक है। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। एक बार पुनः केयर कीजिएगा कि यदि अभी तक आप लोग कोर्स को पैकेज को परचेज नहीं किए साथियों, तो जितना जल्द हो सके पैकेज परचेज कर दीजिए, क्योंकि वैकेंसी आते के साथ आपको समय मिलने वाला नहीं है। मतंग ने विदेशी में कितने प्रबंधों का वर्णन किया है? फट से बताइए मतंग ने विदेशी में कितने प्रबंधों का वर्णन किया है? ए में आपका 49 है, बी में 75 है, सी में 15 है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि मतंग ने विदेशी में कितने प्रबंधों का वर्णन किया है? तो 26 नंबर प्रश्न का आंसर साथी हो जाएगा 49, मतलब एप्पल आंसर हमारा क्या है? सही है। नहीं, इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। प्राचीन प्रबंधन के कितने अंग हैं? ए में 5 है, बी में 4 है, सी में 6 है, डी में तो उपयुक्त में से एक है, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए प्राचीन प्रबंधन के कितने अंग हैं? तो मित्रों 27 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि प्राचीन प्रबंध के कितने अंग हैं? तो 6 अंग हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? सही है। इस प्रकार साथियों फटाफट प्रश्नों पर ध्यान दीजिए और फटाफट आगे की ओर बढ़ते रहिए। नहीं, पंडित भारतखंडे जी ने LLB किस सन में की थी, मतलब कब किए थे? ए में आपका 1880, बी में 1883, सी में 1891, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि पंडित भारतखंडे जी ने LLB कब किए थे? मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। तो पंडित भारतखंडे जी ने जो LLB मतलब किए थे मित्रों, इसमें से कोई ऑप्शन आपका अवेलेबल नहीं है, अर्थात ऑप्शन नंबर ई हमारा आंसर क्या है? सही है। साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि संधि प्रकाश राग किस समय गाए बजाए जाते हैं? ए में आपका प्रातः काल है 4 से 7, बी में आपका सायंकाल 4 बजे से 7 बजे तक, सी में आपका प्रातः काल तथा सायंकाल 4 से 7 में, दोनों इसका ऑप्शन मैंने टैली कर रहा है, और डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में तो उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि 29 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा?
तो मित्रों तो संधि प्रकाश राग होता है, उसका जो गायन का जो समय होता है मित्रों सुबह और शाम, मतलब प्रातः काल 4 से 7 और सायं काल 4 से 7 नहीं, अर्थात कहने का मतलब है कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जा रहा है, सही हो जा रहा है। नहीं, अगले प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिएगा, संगीत परिजात में कितने राग बताए गए हैं, फट से बताइए, संगीत परिजात में कितने राग बताए गए हैं। ए में आपका 100 है, बी में आपका 120 है, सी में 132 है, डी में तो उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों बताइए कि संगीत परिजात में कितने राग बताए गए हैं। तो 30 नंबर प्रश्न का आंसर साथियों हो जाएगा, संगीत परिजात में जो मित्रों कुल रागों की जो संख्या बताई गई है 122। 122 कहने का मतलब है कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, सही है। नहीं, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, जिस थाट के अंतर्गत राग की उत्पत्ति मानी जाती है उसे क्या कहते हैं। जिस थाट के अंतर्गत राग की उत्पत्ति मानी जाती है उसे क्या कहते हैं। ए में आपका शुद्ध राग है, बी में जन्य राग है, सी में आश्रय राग है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि जिस थाट के अंतर्गत राग की उत्पत्ति मानी जाती है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं। तो मित्रों 31 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसे आश्रय राग कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पूर्वांग के स्वर होते हैं। ए में आपके सरल से पंचम तक माने जाते हैं, बी मित्रों पंचम से तार षड्ज तक माने जाते हैं, सी में ऋषभ से धैवत तक, डी में आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि पूर्वांग के स्वर होते हैं। मित्रों 32 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा, पूर्वांग के जो मित्रों स्वर होते हैं षड्ज से पंचम तक माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए पर हमारा क्या है, सही है। नहीं, अगला प्रश्न साथियों, राग संक्रा के आरोह में कौन से स्वर का वक्र प्रयोग होता है। फट से बताइए, राग संक्रा के आरोह में कौन से स्वर का वक्र प्रयोग होता है। ए में आपका ध है, बी में नी है, सी में प है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों बताइए राग संक्रा के आरोह में कौन से स्वर का वक्र प्रयोग होता है। तो 33 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर ध हमारा सही आंसर है। ठीक है, अगले प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिएगा, रात्रि का प्रथम प्रहर का राग कौन सा है। ए में आपका छैनौट है, बी में विलावल है, सी में भैरव है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि रात्रि का प्रथम प्रहर का राग कौन सा है। तो मित्रों 34 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा, रात्रि का प्रथम प्रहर का राग है छैनौट। ऑप्शन नंबर ई पर हमारा क्या है, सही है। ठीक है, अगले प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिएगा, राग में प्रयोग किए जाने वाले स्वरों की संख्या का जिससे बोध होता है उसे क्या कहते हैं। ए में आपका तान है, बी में आलाप है, सी में जाति है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि राग में प्रयोग किए जाने वाले स्वरों की संख्या जिससे बोध होता है उसे क्या कहते हैं। तो 35 नंबर प्रश्न का जो मित्रों आपका हो जाएगा आंसर, ध्यान दीजिएगा 35 नंबर प्रश्न का आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी, जाति। ठीक है, इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, कौन सा घराना ठुमरी के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा घराना ठुमरी के लिए प्रसिद्ध है। दो ऐसे मित्रों भारत के घराना हुए जो ठुमरी के लिए माने बहुत ज्यादा जैसे प्रसिद्ध हैं। ए में आपका है लखनऊ और बनारस, बी में है ग्वालियर और दिल्ली, सी में है आगरा और लखनऊ, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और मित्रों यह प्रश्न एग्जाम में पूछा हुआ है, अतः कमेंट्स में आपको जरूर आंसर देना चाहिए कि कौन सा घराना ठुमरी के लिए प्रसिद्ध है। ये वो बनारस तो आप कॉन्फर्म जान रहे होंगे, और कोई ऑप्शन में दूसरा में बनारस है ये नहीं है, और लखनऊ भी कंफर्म आप जान रहे होंगे, अर्थात है एप्पल आंसर हमारा क्या है, सही है। ठीक है, अगला प्रश्न साथियों कि पंडित बालकृष्ण बुआ इचलंकर जी कर के मुख्य शिष्य कौन थे। फट से बताइए,
पंडित बालकृष्ण बुआई चलंकर जी कर के मुख्य शिष्य कौन थे? ए में आपका विष्णु दिगंबर साहब, बी में है तानसेन, सी में है रविशंकर साहब, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए, पंडित बालकृष्ण बुआई चलंकर जी कर के मुख्य शिष्य कौन थे? तो मित्रों 37 नंबर प्रश्न का जो आंसर हमारा हो जाएगा पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर साहब। एप्पल आंसर हमारा क्या है? सही है नहीं। अगले प्रश्न पर साथियों ध्यान दीजिएगा, शुद्ध स्वर से ऊपर नीचे आने वाले स्वर को क्या कहते हैं? फट से बताइए, शुद्ध स्वर से ऊपर नीचे आने वाले स्वर को क्या कहते हैं? ए में आपका तीव्र स्वर है, बी में कोमल स्वर है, सी में मंद्र स्वर है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि शुद्ध स्वर से ऊपर नीचे आने वाले स्वर को क्या कहते हैं? तो 38 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों जो हमारा हो जाएगा ई नंबर। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, हमको याद रखना है। अगले प्रश्न पर साथियों ध्यान दीजिएगा, जौनपुरी किस ठाट का राग है? फटाफट मित्रों बताइए कि जौनपुरी किस ठाट का राग है? नहीं, ए में आपका आसावरी है, बी में बिलावल है, सी में तोड़ी है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि जौनपुरी किस ठाट का राग है? मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपके एग्जाम्स के लिए तो और अति महत्वपूर्ण है। यदि आप स्टेट में बैठना चाहते हैं, बीपीएससी में बैठना चाहते हैं, ईएमआरएस में बैठना चाहते हैं, केवीएस में बैठना चाहते हैं, ठीक है, तो मित्रों यह प्रश्न अति आवश्यक है। तो जौनपुरी किस ठाट का राग है? मित्रों बताते चले कि 39वें प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा जौनपुरी आपका आसावरी ठाट का राग है। ऑप्शन नंबर एप्पल हमारा सही है। साथियों अगला प्रश्न हमारा है, किस गीत को अंत में द्रुत का हरवा ताल लगते हैं गाते हैं? ठीक है, सॉरी, किस गीत को अंत में द्रुत का हरवा ताल में गाते हैं? ए में आपका ख्याल है, बी में धमार है, सी में ठुमरी है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में तो उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए किस गीत को अंत में द्रुत का हरवा ताल में गाते हैं? मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर दीजिए। गलती से आपको डरने की जरूरत नहीं, हो जाएगा गलती तो हो जाएगा। एक चीज देखिए साथियों याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण तथ्य आपको बतला रहे हैं, गलती उसी व्यक्ति से हो सकता है जिसमें सुधारने की क्षमता हो, या गलती उसी व्यक्ति से हो सकता है जिसको स्ट्रगल करने की क्षमता हो, जो मेहनत करने की क्षमता रखता है उसी से गलती होता है। और जो कायर होता है उससे गलती कहाँ से होगा? क्योंकि वो प्रयास करवे नहीं करेगा। ठीक है, और जो व्यक्ति प्रयास करने से हार मान जाता है उससे बड़ा कायर कोई नहीं होता है। इसलिए इंसान को लगातार प्रयास करने की जरूरत है, हम लोग को प्रयास करने की जरूरत है। हम आपकी तरफ जैसे चट्टान की तरह खड़ा है तो आपको भी चट्टान की तरह खड़ा रहना पड़ेगा, तभी आगे की ओर बढ़िएगा। तो किस गीत को अंत में द्रुत का हरवा ताल में गाते हैं? तो मित्रों 40 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ठुमरी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? सही है। मित्रों आज का यह अंतिम प्रश्न है कि ठुमरी का जन्म किनके द्वारा हुआ? मतलब ठुमरी जैसे मित्रों ठुमरी के जन्मदाता कौन है? ए में आपका लखनऊ के नवाबों द्वारा, बी में ग्वालियर के नवाबों द्वारा, सी में दिल्ली के नवाबों द्वारा, डी में आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों बताइए ठुमरी का जन्म किनके द्वारा हुआ है? तो मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है कि ठुमरी का जो मित्रों जन्म हुआ है तो लखनऊ के नवाबों द्वारा। ऑप्शन नंबर एप्पल हमारा क्या है? सही है, क्योंकि अभी कुछ देर पहले में एक प्रश्न आपके पास लाए थे कि ठुमरी कहाँ कहाँ प्रसिद्ध है, तो आपको लखनऊ और बनारस आया था, तो बनारस इसमें है ही नहीं, तो लखनऊ के नवाबों द्वारा। और बात सत्य है कि लखनऊ में ठुमरी का ही प्रचलन सबसे अधिक था। ठीक है, इस प्रकार साथियों आज का क्लास यहीं पर समाप्त किया गया। मित्रों यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। यदि मित्रों स्टेट, बीपीएससी, डीएसएसबी, नेट, केवीएस, ईएमआरएस में तो तैयारी करना चाहते हैं तो मित्रों आप हमारे चैनल को जरूर ज्वाइन करें। और इस नंबर के माध्यम से मित्रों आप हमसे कांटेक्ट करें पेड फॉर पीडीएफ के लिए, ऑनलाइन कोर्स के लिए। मित्रों आपको बहुत कम समय में बहुत कम रेट में मित्रों आपको जैसे पैकेज प्रोवाइड करवाया जाएगा,
तब तक के लिए मित्रों स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और एक बार जहां से भी हैं, जिस स्टेट से हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट से है, वहां से जोड़ लगा करके बोलिए भारत के लिए, अपने लिए, अपने देश के लिए। एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।